बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी हैं और अगर पॉइंट्स टेबल की सबसे पहले बात कर ली जाए तो मुल्तान सुल्तान जो हैं डिफेंडिंग चैंपियंस, वो टॉप पर हैं। 7 में से 6 मैचेस जीते, 1 हारे, जबकि लाहौर कलंदर जो है वो दूसरे नंबर पर है। और लाहौर में एक्साइटमेंट जो है फैंस की बहुत ज्यादा है। और अगर स्ट्राइक रेट की बात कर ली जाए, अगर टॉप स्कोरर्स की बात कर ली जाए, तो फखर जमान 469 रन के साथ 7 इनिंग्स में जो है वो पहले नंबर पर हैं। और इसका अगर उनकी बात कर ली जाए ओवरऑल रिकॉर्ड की, तो पीएसएल में सबसे ज्यादा किसी भी सीजन में, एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के हैं, 550 रन हैं उनके। जबकि दूसरे नंबर पे मोहम्मद रिजवान है जिनके 500 रन हैं और बहुत करीब पहुंच चुके हैं फखर जमान। और उनके अभी मैचेस भी बाकी हैं, उनकी एवरेज भी अच्छी है। और दूसरे नंबर पे शान मसूद हैं और जबकि तीसरे नंबर पे जो है मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान हैं। इन पर मजीद भी बात करेंगे। अरसलान जावेद ने फिलहाल हमें ज्वाइन किया है, इस वक्त वो स्टेडियम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान प्रोग्राम में वक्त देने का। सबसे पहले तो एक्साइटमेंट बताइए, क्योंकि कल जो है वो 50% क्राउड की जो रिस्ट्रिक्शन है वो खत्म हो जाएगी और आगे 100% क्राउड अलाउड होगा। तो अभी एक्साइटमेंट कितनी है, स्टेडियम का क्या माहौल है? देखिए, लाहौरी जो हैं पीएसएल को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। पहला मैच भी कोई इतना बुरा नहीं गया था। पहला रोज था, कुछ चीज़ों को समझने में और चीज़ों को हैंडल करने में इंतजामिया की तरफ से कोताहियां जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से फैंस के लिए स्मूथली चीज़ों को बनाया गया है, खासकर रमीज जाजा और कमिश्नर लाहौर जो हैं वो खुद एक्टिव नजर आ रहे हैं और स्टेडियम के अतराफ में मैच से कबल चक्कर लगाते हैं और स्टेडियम मैच खत्म होने के बाद भी। तो ये सारी चीज़ें करने का मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ फैंस को जो है वो बगैर किसी रुकावट के एक स्मूथ तरीके से स्टेडियम तक लाना है। अगर हम फैंस को फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली स्टेडियम की तरफ वो रुख करेंगे और उनका भी दिल करेगा कि अगर अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा है तो वो मैच को एंजॉय करें। तो जो लाहौर कलंदर के मैचेस हुए हैं अभी तक, उसमें जो जोशो जज्बा देखने को मिला है लाहौरियों का, खासकर दोनों लाहौर कलंदर के मैचेस में 50% से ज्यादा ही क्राउड जो है वो सफर किया जा रहा था। और उसके साथ साथ आज का मैच है, यकीनन इस्लामाबाद एक बड़ी टीम है और दूसरी तरफ उनका सामना कराची किंग्स के साथ है, जो इस सीजन में 6 मैचेस अभी तक जो है वो हार चुकी है और आज भी उन्हें जीत की तलाश है और उसी के लिए वो कोशिश भी करते नजर आएंगे। तो जो स्टेडियम का माहौल है वो यकीनन खासा अप है। लेकिन अगर आज कराची किंग्स हारती है तो जो एक कंपटीशन है ग्रुप लेवल पे जो हमेशा देखने को मिलता रहा है कि आखिरी मैचेस तक ये डिसाइड नहीं होता रहा कि कौन सी टीम जो है वो जाएगी अगले राउंड में, तो ये आज कम से कम जो 5 टीमें हैं उनके अंदर जो है वो दौड़ बाकी रह जाएगी। कराची किंग्स ऑलरेडी दौड़ से बाहर जरूर है, लेकिन इफ एंड बट्स के ऊपर अभी भी वो मौजूद है अगर आज वो मैच जीत लेती है। लेकिन अगर वो हारती है तो आज उनके इफ एंड बट्स जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे और दीगर 5 टीमों का जो है वो मुकाबला बाकी रह जाएगा। मुल्तान पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है, लाहौर कलंदर को जो है वो 3 मैचेस बाकी हैं, उनमें से एक जीत जो है उनको अगले मरहले में पहुंचा देगी। तो यूं जो लाहौर के जो मैचेस हैं उनका बड़ा एक एक्साइटिंग तरीके के साथ जो है वो मैचेस का जो सिलसिला है वो जारी है। खासकर फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बाहर निकलते हैं, फैन से बात करते हैं मैच के बाद, तो वो खासे पुरजोश नजर आते हैं और खासे खुश नजर आते हैं। जो एक टॉसर जो है वो बनाया गया कुछ अर्सा पहले भी और अब भी, पहले मैच से ये बनाने की कोशिश की गई थी कि फैंस को जो स्टेडियम तक लाने का जो एक तरीकाकार है, बहुत सी जगहों पे रुकावटें हैं, उनसे गुजर कर जो तक पहुंचते हैं तो फैंस उस चीज से इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन अब की बार जो है उस चीज को कम करने के लिए शटल सर्विस जो है वो तो पहले भी चलाई जाती रही थी, लेकिन अब स्टेडियम के इनसाइड जो है वो बकी वैन चलाई जा रही हैं ताकि जितने भी फैंस हैं उनको उनके मुतलका जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं वहां तक उन्हें पहुंचाया जा सके। तो ये तमाम तर चीजें, ये तमाम तर एक्सरसाइज जो है एक बड़ी जरूरी भी थी। उसकी एक बड़ी वजह ऑस्ट्रेलिया का भी जो पाकिस्तान का दौरा है उससे पहले इस तमाम एक्सरसाइज का होना बहुत आम था। जी अच्छा अरसलान, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि कुछ शटल सर्विस भी है, हमने देखा गुज़िश्ता दिनों कुछ वीडियोस भी वायरल हुई जिनमें देखा जा रहा था कि शायकीन को काफी परेशानी का सामना था। तो वहां पे इंतजामात शायकीन के लिए कैसे हैं, किस तरह से हैं, क्योंकि बहुत दूर पार्किंग भी बहुत दूर है, फिर शायकीन का आना, तो इंतजामात शायकीन के लिए कैसे हैं? देखें, जब आप मुल्क में क्रिकेट की बात करते हैं, खासकर हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर आप देखते हैं कि एक ही राग जो है प्रोग्राम के अंदर और हेडलाइंस के अंदर लापा जाता है
कि जी टीमों के स्टेडियम आने की वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए और इतनी इतनी देर तक जो है वो ट्रैफिक जाम रही है। लेकिन हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करना पड़ेगी कि जब 24,000 का एक कैपेसिटी का ये स्टेडियम है और अगर इसमें 50% क्राउड को परमिशन दी गई है तो तकरीबन ये 10 से 12,000 लोग हैं जो कज़ाफी स्टेडियम का रुख करते हैं। तो जब 10 से 12,000 जो लोग क्राउड है वो कज़ाफी स्टेडियम का रुख करेगा तो इसकी तरफ पे ऑटोमेटिकली सड़कों पर दबाव बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगी। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उसे टीमों की मूवमेंट के साथ जोड़ देते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 6 मिनट की मूवमेंट है और 6 मिनट की मूवमेंट के फौरी बाद जो है तमाम रस्तों को खोल दिया जाता है। तो जो क्राउड है उसको मैनेज करने के लिए ये रास्ते जो थोड़े बहुत बंद किए जाते हैं उनकी वजह से, खासकर जो कज़ाफी का रोड है उसको किनाल स्टेशन से लेके जो है कलमा स्टेशन तक जो है एक साइड से सिर्फ बंद किया जाता है, जबकि लिबर्टी वाला जो एरिया है वो मुकम्मल तौर पर दौरान मैच भी खुला रहता है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है शहरियों को भी और फैंस को भी एक स्मूथ तरीके से जो है वो स्टेडियम तक लाना है। जहाँ तक पार्किंग की बात है तो 3 से 4 बड़े पार्किंग जोन जो बनाए गए हैं उसको भी बनाने का मकसद यही है कि स्टेडियम से दूर अगर पार्किंग जोन बनाए गए हैं तो उसका मकसद भी सिर्फ यही है कि स्टेडियम के रास्ते में सड़कों पर बोझ ना पड़े। तो जो लोग भी ठोकर या गार्डन टाउन के एरिया से आते हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी गाड़ी को बड़े सुकून के साथ बगैर ट्रैफिक में फंसे जो है वो पार्क कर सकते हैं और वहाँ से शटर के जरिए जो है कज़ाफी स्टेडियम के बाहर उतर सकते हैं। तो वहाँ से जैसे ही वो जो चेक पोस्ट है या वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं वहाँ पे चेकिंग के बाद अगर स्टेडियम के हदूद में दाखिल होते हैं तो स्टेडियम के इतराफ में ज़ई इंतजामिया की जानब से अब जो है वो बत्तियाँ जो हैं वो गोल्फ कार्ट जो होती हैं वो चलाई गई हैं, तो वो उस पर भी फैमिलीज जो हैं वो अपने मुतल्लिका इंक्लूजर्स तक जो है वो पहुंच जाती हैं। तो जो एक पैदल चलने का एक लंबा सफर था उसको मजीद महदूद कर दिया गया है। तो अगर आपने क्रिकेट इंजॉय करनी है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर में भी ऐसे ही होता है कि स्टेडियम के इतराफ में लोग ज्यादा दूर तक जो है पैदल चलकर ही आते हैं। खासकर जो दुबई स्टेडियम है उसमें भी एक लंबा डिस्टेंस है जो फैंस को जो है वो तय करना पड़ता है। तो ये सारे जो मंफी प्रोपेगेंडा जो है एक तरफ से किया जाता है उसको अब काम होने की अशद जरूरत है, क्योंकि हमने एशिया कप की मेजबानी भी करनी है, हमने 2025 के अंदर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की भी मेजबानी करनी है। तो ये सारी चीजें स्मूथली इनको जो है वो बेहतर से बेहतर ना बनाया गया या इसकी प्रोजेक्शन ना की गई तो ये हमारे लिए खासा नेगेटिव हो सकता है। अच्छा अरसलान, आखिरी सवाल के लाला अभी पीएसएल का हिस्सा नहीं रहे तो कितना असर पड़ा क्राउड पे या कितनी मायूसी है, क्योंकि वो अब पीएसएल क्या वो अब किसी भी तर्ज की क्रिकेट में नजर नहीं आएंगे शायकीन को, तो कितना असर पड़ा है क्राउड पे या कितनी मायूसी है शायकीन में? देखें, लाला नो डाउट जो है एक ब्रांड है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में जो है लाला के जो मुद्दा हैं वो उनको हमेशा क्रिकेट के मैदान में देखना चाहते हैं। तो बड़ा नाम है पाकिस्तान में भी, यकीनन दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में कोई इतना बड़ा क्राउड पुलर प्लेयर आज तक नहीं आया। तो वो ही एक जो उनकी एक क्राउड पुलिंग की एक जो कैपेसिटी है, जो उनकी अहलियत थी वो कि शायद ही किसी और में हो। तो लाला का ग्राउंड में होना जो है वो बड़े बड़े फैंस को स्टेडियम का रुख करवाते रहे हैं। लाला के बारे में हमेशा मशहूर रहा है कि लाला जब ग्राउंड का रुख करते हैं तो शायकीन स्टेडियम आ जाते हैं, तो जब लाला आउट होकर बाहर जाते हैं तो शौकीन भी वापस बाहर जाना शुरू कर देते हैं। तो लाला यकीनन इस लीग के लिए लीग भी उन्हें मिस करेगी, क्रिकेट फैंस भी उन्हें मिस करेंगे, लेकिन किसी भी खिलाड़ी ने जो है वो एक वक्त वापस तो जाना ही होता है। तो जिस तरह उन्होंने लास्ट मैच खेला था परफॉर्मेंस भी दिखाई, लेकिन उनकी जो तकलीफ थी वो हमें मैच के दौरान भी नजर आ रही थी। तो वो सारी तकलीफ जो है अपने मजबूर कर रही थी कि वो मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। अगर वो कंटिन्यू करते तो उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो सकती थी और उन प्रॉब्लम से बचने के लिए उन्होंने ये फैसला किया और यकीनन अपनी सेहत को लेकर उन्होंने एक अच्छा फैसला किया। मायूस जरूर हैं, फैंस भी मायूस हैं, लाला खुद भी मायूस होंगे कि इस तरह से वो इख्तिताम पजीर नहीं करना चाहते थे पाकिस्तान की क्रिकेट को हमेशा के लिए। अब उन्होंने खैरबाद कह दिया है, पीएसएल में वो इनएक्शन नजर आ रहे थे तो आप वहाँ पे भी अब नहीं आएंगे। तो डेफिनेटली लाला की कमी जो है वो पूरी पाकिस्तान की जो क्रिकेट फैंस हैं और बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस जो हैं वो करेंगे। और इसके साथ साथ एक खुशखबरी ये है कि लाला 3 हफ्तों का रिहैब करेंगे और उन 3 हफ्तों के रिहैब के बाद लाला जो हैं उनका एक जो केपीएल का सीजन 2 है कश्मीर प्रीमियर लीग का, तो वहाँ पे वो इनेक्शन दिखाई दे सकते हैं। उसके साथ साथ T10 लीग के अंदर भी खेलने का उन्होंने इशारा दिया है, क्योंकि बहुत ही मुख्तसर वो क्रिकेट होती है। तो यूं वहाँ पे लाला को अभी भी जो है वो फैंस देख सकेंगे। तो डेफिनेटली एक बड़ा जो है वो दचका तो जरूर लगा है कोयटा को भी और कोयटा के फैंस को और पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस को।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। अरसलान जावेद हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी, थोड़ा स्टेडियम का माहौल से आगाह कर रहे थे, जो शायकीन को कुछ परेशानियां, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके बारे में आगाह कर रहे थे और उनके अजाले के लिए अभी तक क्या इकदाम किए गए हैं, चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने क्या इकदाम किए हैं, उस पर बातचीत कर रहे थे। आज के मैच की अपडेट आपको देते चले कि आज कराची ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, और अगर देखा जाए परफॉर्मेंस को तो कराची किंग्स पहले 6 के 6 मैच हार चुका है, तो ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से तो बाहर हो चुका है, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद अगर मगर की सिचुएशन जो है वो अभी बाकी है। लेकिन आज का जो मैच है वो कराची किंग्स के लिए बड़े मार्जिन से जीतना जरूरी है। अब देखना यह है कि क्या कप्तान बाबर आजम टीम को अच्छे से लीड कर सकते हैं, क्या उनकी टीम कमबैक कर सकती है, क्या वो ये मैच जीत सकते हैं। ये तो आगे मैच शुरू होने वाला है, तो ये चंद घंटों में फैसला हो जाएगा। यहां पे वक्त तो एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। कराची किंग्स ने बॉलिंग का फैसला किया है टॉस जीतकर इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, और डू और डाई वाली सिचुएशन है कराची किंग्स के लिए, जबकि इस्लामाबाद की पोजीशन अच्छी है, पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर है पॉइंट्स टेबल पर, और उनके प्लेयर्स भी अच्छे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अगर ओवरऑल देखी जाए तो अच्छी रही। और एक बार फिर से अगर स्टैट्स की बात कर ली जाए, तो अगर बॉलिंग के स्टैट्स की बात कर ली जाए तो शादाब खान 19 विकेटें लेकर पहले नंबर पर हैं, टॉप विकेट टेकर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर खुशदिल शाह और इमरान ताहिर तीसरे नंबर पर हैं। दोनों ने बिलतरतीब 12-12 विकेट्स जो हैं वो ले रखी हैं इस टूर्नामेंट में, जबकि टॉप स्कोरर अगर बात कर ली जाए तो 469 रन फखर जमान बना चुके हैं, 350 रन शान मसूद बना चुके हैं, जबकि रिजवान जो है मोहम्मद रिजवान वो 315 रन के साथ जो है वो तीसरे नंबर पर हैं। अब देखना यह है कि कौन टॉप स्कोरर होता है और कौन, अगर स्ट्राइक रेट की बात कर ली जाए तो जैसन रॉय उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा, और उसके अलावा जेम्स विंस, एलेक्स हेल्स, पॉल स्टर्लिंग जो फॉरेन प्लेयर्स है तमाम का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। और कराची किंग्स की बात कर ली जाए तो उनका स्ट्राइक रेट तो एक अलग बात है, उनका ओवरऑल अगर देखा जाए पॉइंट्स टेबल पर भी वो आखिरी नंबर पर हैं, 6 के 6 मैच वो हार चुके हैं, आज 7वां मैच खेल रहे हैं। यावर बशीर ने हमें ज्वाइन किया है, कौमी क्रिकेटर हैं, बहुत शुक्रिया यावर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आज मैच की बात कर लेते हैं। कराची किंग्स के लिए डू और डाई की सिचुएशन है, क्या प्लान है उनके पास, या क्या हो सकता है, या बाबर आजम क्या जादू दिखाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कराची किंग जो है वो बॉटम पे है और उनका एक अच्छी टीम के साथ मैच है, और इस्लामाबाद वैसे भी इस्लामाबाद में अच्छे प्लेयर्स भी हैं और फॉर्म में भी हैं। सबसे मेन बात ये होती है कि प्लेयर जो फॉर्म में हो, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, वो आपके लिए खतरनाक साबित होता है। तो इनके लिए डू एंड डाई का मतलब मैच है। एफर्ट तो पूरी करेंगे वो, लेकिन इनके जो बैट्समैन है वो फॉर्म में नहीं है, जिनकी वजह से कराची बॉटम पे है। और इस्लामाबाद के पास अच्छे बॉलर्स भी हैं, अच्छे बैट्समैन भी हैं। कराची किंग के ऊपर बहुत प्रेशर होगा आज के मैच का। अच्छा, आज की परफॉर्मेंस अगर बात की जाए, कराची के कौन से की प्लेयर्स हैं, किन की परफॉर्मेंस आज के मैच में बहुत ज्यादा काउंट करेगी, क्योंकि अब हार गए, ये मैच हार गए तो बाहर हैं? जी बिल्कुल, बाबर आजम पूरी कोशिश करेंगे कि मैच जीता जाए, और शर्जील खान जो पहले वाले मैचों में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, टॉप ऑर्डर बैट्समैन आपके परफॉर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है नीचे तक रन से डबल फिगर में कोई भी बैट्समैन जाता है तो मतलब इट्स मीन के वो गुड है। जितने भी बैट्समैन डबल फिगर में जाएं, चाहे वो 20 करें, चाहे वो 30 करें, चाहे वो 40 करें, अगर आपके बैट्समैन सिंगल फिगर में आउट होंगे ज्यादा तो जाहिर सी बात है आपकी रन कम बनेंगे और आपके लिए मैच मुश्किल हो जाएगा जीतना। अच्छा यावर, अगर कंसिस्टेंसी की बात कर ली जाए, थोड़ा पीछे नजर दौड़ा लेते हैं कल के मैच पे, तो अगर टीम एफर्ट की बात कर ली जाए तो लाहौर कलंदर की तरफ से ब्रिलियंट टीम एफर्ट, और शाहीन शाह अफरीदी ने जो जादू दिखाया कल सबने देखा, और इंडिया वाला मैच जो था वो याद करवा दिया उन्होंने, और उसी तरह से वहीं पे उसी लेंथ पे उसी लाइन पे उन्होंने बॉल की, उन्होंने विकेट्स भी ली पहले ही ओवर में, और उसके बाद जो है वो ओपोनेंट टीम जो थी वो सीधा हो ही नहीं सकी है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, कोई भी आपका जो बॉलर है वो मतलब के पहले ओवर में विकेट लेता है, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो, अगली टीम के लिए मुश्किल हो जाता है नीचे वाले बैट्समैनों के लिए कि परफॉर्म करना। और वैसे भी शाहीन अफरीदी फुल फॉर्म में हैं, उनको खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बैट्समैनों के लिए। और देख लें आप, जैसन रॉय और जेम्स विंस 0 स्कोर पे आउट हुए दोनों, तो अगर आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन इतने कम मार्जिन में आउट हो जाएंगे तो, और यही की प्लेयर्स थे जैसन रॉय और जेम्स विंस जिन्होंने स्ट्राइक रेट को काबू रखा हुआ था, जो पावर प्ले में लगा जाते थे 1-2 ओवर अच्छे, और उसके बाद जो पावर प्ले में स्कोर होता था वो 60-70 तक पहुंचा देते थे ये। जी बिल्कुल सही बात है। देख लें कल वाले मैच में जो है कोयटा वाले बैट्समैनों ने
जो 5 बैट्समैन है सिंगल फिगर में आउट हुए हैं। अगर वही बात मैंने कही है कि अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन सिंगल फिगर में आउट होना शुरू हो जाएंगे तो नीचे रन बिल्कुल भी नहीं होगा। और उमर अकमल भी फॉर्म में आ चुके हैं, इफ्तिखार अहमद ने 50 रन किए हैं, सरफराज अहमद थोड़ा सा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनका बैट पैच चल रहा है। अगर कप्तान परफॉर्म कर रहा हो तो दूसरे लड़के ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अगर बात करी जाए उमर अकमल की, आपने बात कर ही ली, हमने देखा है उमर अकमल ने बहुत अच्छा कमबैक किया है और उन्होंने उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, वो शॉट्स भी अच्छे, बड़े स्टाइलिश शॉट्स खेल रहे थे। कल हमें वो वाला उमर अकमल नजर नहीं आया जो लास्ट टाइम जब वो छोड़ के गए थे फ्रेंचाइज को, तो हमें कल थोड़ा तब्दील नजर आए वो, और देखा कि बड़े खूबसूरत शॉट खेले उन्होंने, और उन्होंने जो बाउंसर थे उनको भी उन्होंने उठा के बाउंड्री लाइन से बाहर फेंका। बहुत बड़ी तब्दीली थी ये उमर अकमल की परफॉर्मेंस में। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सबसे पहले मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करता हूँ कि उन्होंने फिटनेस पे बहुत काम किया है, जबकि हम पहले भी फिटनेस पे काफी बातें कर चुके हैं इस प्रोग्राम में। तो उन्होंने फिटनेस पे बहुत काम किया है। देखने फिटनेस पे काम करना कितना उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ है। कोई भी प्लेयर अपनी फिटनेस को बरकरार रखेगा वो ऐसे भी परफॉर्म करेगा। एक फीलिंग आ जाती है, अगर फिट बंदा हो तो फीलिंग आती है परफॉर्म करने की। जब ग्राउंड में जाके फीलिंग आए ना तो फिर ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस भी होती है। जी। अच्छा, अगर बात कर ली जाए आज की परफॉर्मेंस की, आज के मैच की, तो कराची किंग्स की हमने बात की। बाबर आजम का एक स्ट्राइक रेट ऐसी चीज है कि बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है, और पिछले मैच में भी हमने देखा कि उन्होंने 60 स्कोर कर लिए, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम था। 46 गेंदों पे 60 कोई मतलब कोई एक बड़ी चीज या कोई एक मुतासिर कुन कारकर्दगी नहीं थी। तो क्या वजह है बाबर आजम की कि वो मतलब क्या वो हम ये कह सकते हैं कि वो लंबे फॉर्मेट के प्लेयर हैं जिनको T20 में एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है, या क्या वजह है क्यों उनका स्ट्राइक रेट ऊपर नहीं आ रहा? देखिए, वो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं और मेरा ख्याल है कि लोगों को ये बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इसी स्ट्राइक रेट से पाकिस्तान को लीड भी कर रहे हैं और नंबर 1 पे भी है। तो अगर आपके साथ जो बैट्समैन है उसका 200 से अबव स्ट्राइक रेट है तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनके साथ अगर स्ट्राइक रोटेट करते रहे तो उनको ज्यादा आपको चाहिए कि फेसिंग करवाई जाए जो हार्ड हिटर है, तो आप भी सेव रहते हैं, टीम का भी फायदा होता है। क्योंकि आपने अगर स्ट्राइक रेट के 100 से स्ट्राइक रेट के साथ खेलना है तो अगले बैट्समैन को आपको स्ट्राइक ज्यादा देना पड़ेगा, और ऐसे ही वो करते हैं। मेरा ख्याल है कि शर्जील खान अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, और जो कराची किंग के टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो थोड़ा सा साथ देते बाबर आजम का, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे नतीजा कुछ और होना था। तो देखें, स्टार्ट में ही ये टीम थोड़ा सा इनका मोरल डाउन हो गया था, क्योंकि मोहम्मद आमिर की वजह से इनको बहुत लॉस हुआ है। क्योंकि एक बॉलिंग के शोबे में आपका कोई मेन बॉलर आपके साथ ना हो तो टीम में वैसे ही एनर्जी कम हो जाती है, और वैसे भी ये थोड़ा सा कूल रहते हैं और थोड़ा सा खोए खोए रह रहे हैं। बस थोड़ी सी ये भी वजह हो सकती है कि टीम परफॉर्म नहीं कर रही, तो वो अपनी परफॉर्मेंस से भी उनसे मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। अच्छा, एक चीज हमने देखी कि कराची किंग्स जो है उनकी किस्मत भी हारी हुई है, वो उनकी कश्ती जो है वो बदस्तूर भंवर में है। और अगर उनके प्लेयर्स की बात की जाए, अभी आपने मोहम्मद आमिर की बात की, काफी झटका लगा, उस्मान चिनवारी आउट हुए, मोहम्मद इलियास आउट हो गए उनके टूर्नामेंट से। तो ये कुछ की प्लेयर्स है, या उनका जो पेस अटैक था वो बिल्कुल ही आउट हो गया, वो मतलब मोमेंटम ही नहीं है, और एक के बाद एक प्लेयर का इंजर्ड होना तो टीम जो है वो बार बार टूटती है। तो ये फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो कराची की परफॉर्मेंस पे असरअंदाज हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके जो मेन प्लेयर हैं वो अगर आपका टूर्नामेंट नहीं खेल रहे तो बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि जब ऑक्शन होती है ड्राफ्टिंग में ये प्लेयर मतलब कि मेन समझ के उठाए जाते हैं। अगर वो आपके मेन प्लेयर आपके साथ ना हो मैच में या टूर्नामेंट में तो जाहिर सी बात है टीम तो बॉटम पे आएगी, क्योंकि उन पे वो रिलाई कर रहे होते हैं। देखें, 3 मेन बॉलर उनके चले गए, 12 ओवर करने होते थे 3 बॉलरों ने, 12 में से अगर कोई 10 भी करते हैं 3 बॉलर तो फिर भी बाकी 10 बचते हैं ओवर, ठीक है। तो आपके 10 ओवर करने वाले बॉलर जो हैं वो इंजर्ड हो जाएंगे, अनफिट हो जाएंगे, तो आपके ऊपर बहुत बर्डन आ जाएगा। ये देखें आप, कराची किंग 7 से 8 बॉलर भी यूज कर लेती है, कभी 6, कभी 7, कभी 8। वो इसी वजह से हो रहे हैं कि एक को रन लगता है वो दूसरे को लाते हैं, उसको भी लग जाता है फिर वो दूसरे को लाते हैं। अगर आपके मेन बॉलर खेल रहे हो तो रन लग भी जाए तो अगला ओवर मेन बॉलर ने ही करना होता है, तो वो रन सेव कर लेते हैं। ठीक है, यावर हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पे वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन जारी है।
वेलकम बैक जी। अब बात कर लेते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की उन दो इंजरीज की जो उनकी जो लाइन है, जो उनकी टीम है, उसकी रीढ़ की हड्डी रखते थे। अगर हम अटैक की भी बात करें तो मोहम्मद नवाज पहले अटैक करते थे, वो ऑलराउंडर भी थे, उसके अलावा लाला। तो ये दोनों प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं। यावर बशीर की तरफ एक बार दोबारा चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं। यावर, बताइएगा कि मोहम्मद नवाज और शाहिद आफरीदी के जाने से कितना फर्क पड़ा, क्योंकि हमने देखा कल वाले मैच में भी कि जब लाला नहीं थे, जब मोहम्मद नवाज नहीं थे तो अटैक लाला से करवाया और लाला बहुत अच्छे रहे, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, उन्होंने एक थ्रो भी मारी अच्छी, 2 विकेट्स भी निकाल के दी और ओवरऑल उनका जो अगर देखा जाए इकॉनमी, तो इकॉनमी भी अच्छी रही और मोहम्मद नवाज भी ऐसे थे, वो बैटिंग भी अच्छी कर जाते थे। तो कितना असर पड़ेगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम पे? देखें, जो आपके 2 मेन प्लेयर चले जाए ना टीम से तो आपको बहुत फर्क पड़ता है। वो मतलब कि वो 2 प्लेयर नहीं, आप उनको 4 प्लेयर की जगह पे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि लाला बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं और नवाज बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं और दोनों की फील्डिंग आउटस्टैंडिंग है। अगर आपके ऐसे प्लेयर टीम से चले जाएंगे अनफिट होके तो टीम को बहुत नुकसान होगा और देख लें हुआ भी उनका नुकसान। लाला नहीं खेले और नवाज नहीं खेला तो इससे बहुत फर्क पड़ा है उन पे। देखें, नवाज टॉप ऑर्डर बैट्समैनों में आ रहे थे बैटिंग करने और उन्होंने एक मैच भी जितवाया। तो ऐसे ही अगर लाला टीम से बाहर चले गए तो उनका भी बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि वो फॉर्म में भी आ चुके थे, नए बॉल से उन्होंने बॉलिंग भी की और 2 आउट भी किया और रन आउट बहुत अच्छा किया उन्होंने। मतलब कि वो फॉर्म में वापस आ चुके थे और पूरी टीम इस बात से बहुत खुश थी कि लाला ने परफॉर्म किया, क्योंकि एक सीनियर प्लेयर आपका परफॉर्म करता है तो सारी टीम का मोराल जो है वो बहुत ऊपर चला जाता है। अच्छा, अगर प्रोबेबल्स की बात कर ली जाए तो बेंच स्ट्रेंथ में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो ये रोल लाइक जो मोहम्मद नवाज हैं या उनकी जो जगह है लाला की, वो तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट कुछ जो है वो फायदा दे सकते हैं एक स्पिनर के तौर पे या एक ऑलराउंडर के तौर पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम को? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बैकअप पे कोई ना कोई प्लेयर रखा होता है उन्होंने। अगर तो ये अनफिट हो गए, बाहर चले गए हैं, तो जाहिर सी बात है कोई नया प्लेयर ऐड करेंगे, वो ऑलराउंडर ऐड करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी प्लेयर आएगा तो वो अपनी जगह पक्की करने के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और कोई कर भी जाते हैं। रिसेंटली आप देख लें कि गर्मी की तरफ से हारिस ने मैन ऑफ द मैच लिया, उसने बहुत अच्छी बैटिंग की है। मतलब कि उन्होंने साबित किया है कि अगर बेंच पे भी बैठे हैं ना जो प्लेयर, वो मतलब कि वो लाइट नहीं ले सकते उनको, हम वो हल्के नहीं है, जहाँ पे जिसकी जरूरत पड़ती है उसको खिलाया जाता है। तो कोयटा वाले भी मतलब कि प्लेयर जो भी ऐड करेंगे, जो भी प्लेइंग में खेलेगा, वो मेरा ख्याल है कि इनको बीट तो नहीं कर सकता लेकिन परफॉर्म करने की जरूर कोशिश करेगा। अच्छा, बात कर लेते हैं हमारे टॉप स्कोरर टूर्नामेंट के फखर जमान की। क्या लगता है आपको, जिस तरह उनकी कंसिस्टेंसी है, 469 रन 7 मैचेस में, रन से बाबर आजम का एक पिछले साल में अगर टॉप स्कोरर की बात कर ली जाए तो लग ये रहा है कि अगर फॉर्म उनकी यही रही तो अगले मैच में मतलब 8, 9 या 10 मैचेस में वो जो है वो लीडिंग रन स्कोरर होंगे, ना सिर्फ इस सीजन के बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान सुपर लीग के जो 7 के 7 सीजन हैं उनमें किसी भी सीजन में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले प्लेयर बन जाएंगे, बैटर बन जाएंगे। और उनकी कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, आगे कितनी इंपॉर्टेंट होगी उनका रोल, क्योंकि आगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सीरीज आ रही है। देखें, बिल्कुल सही बात की आपने। ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर थे पहले, जब वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ था उसमें फखर जमान की मतलब जगह नहीं बनी थी, तो उन्होंने ये साबित किया है कि मैं T20 का प्लेयर भी हूँ और मैं तेज भी खेल सकता हूँ और कंसिस्टेंट परफॉर्म भी कर सकता हूँ। तो देख लें आप, वो लीडिंग स्कोर है उनका और मेरा ख्याल है कि वो ऐसी फॉर्म में रहे तो बहुत अच्छा फिनिश करेंगे वो PSL को। तो मेरा ख्याल है कि वो ऐसे परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह ताला नंबर 1 बैट्समैन भी बन सकते हैं। ठीक है, यावर बशीर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया यावर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान सुपर लीग के आज के मैच की तो कराची किंग्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ फैसला किया है फील्डिंग का, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जो है वो जारी है और कराची किंग्स के लिए डू और डाई की सिचुएशन है। लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, डिस्कशन आपने सुनी और यावर बशीर हमारे साथ मौजूद थे और वो भी यही कह रहे थे कि आज कराची किंग्स के लिए भी वैसे भी डू और डाई की सिचुएशन है और बाबर आजम को अब वो उन्हें उस तरह से परफॉर्म करना चाहिए जो मिस था, जो टूर्नामेंट में जो उनकी परफॉर्मेंस मिस थी। हमने हालांकि देखा 90 स्कोर भी उन्होंने किया, 60 भी किया, एक 50 और भी बनाई, लेकिन वो जो स्ट्राइक रेट के हिसाब से जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए
थी वो मिस रही। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और देखते हैं कि क्या बाबर आजम कर पाते हैं, वो कवर कर पाते हैं, वो खला जो है एक कराची किंग्स की टीम में उसको पुर कर पाते हैं या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। मैच जारी है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।